नमस्कार मित्रों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल 1/0 स्टडीज़ में। आज फिर से हम लोग हिंदी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको व्यंजन स्वरों के बारे में बताया था। आज व्यंजनों का नंबर है। व्यंजन देखते हैं कि क्या होते हैं, किस प्रकार के व्यंजन हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में जो है आपका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्यंजनों के प्रकार में आपका ये किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसमें भी कुछ वर्गीकरण है, व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण, यानी कि जो वर्ण को पूरा करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यानी कि जो स्वर होते हैं, स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे स्वर की, यानी कि दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग क कहते हैं। क क्या है? एक वर्ण है। इसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम क कहेंगे तो क को पूरा करने के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं इसमें अ सम्मिलित करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो आपको जो है कोई भी व्यंजन पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यंजन की जब जरूरत पड़ती है, दूसरे वर्ण की जब जरूरत पड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। ठीक है। तो जो भी हमारे जितने भी वर्ण होते हैं व्यंजनों में, तो वो क्या होते हैं? ओ ऐड करके उसको पूरा किया जाता है, सिंपली। तो कई लोग जो है, आज भी मैं देखता हूं कि उन लोगों को जो व्यंजनों की पहचान करनी नहीं आती है, व्यंजनों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो देखो, सिंपल सी बात है। कई लोग रटते हैं कि भाई व्यंजन अगर हमने पढ़ने हैं तो हम क्या करते हैं? रटते हैं इनको। क ख ग घ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न, या फिर त थ द ध न प फ ब भ म। तो लोगों को फिर भी याद नहीं होते। कई चीजें क्या हो जाती है, उसमें मिस हो जाती हैं। तो एक सिंपल से ट्रिक मैंने आपको लेके आया हूं। आप वर्गों के हिसाब से इनको याद कीजिए। सिंपल सी बात है, वर्गों के हिसाब से आप याद कीजिए। ठीक हो गया। कभी इनमें कंफ्यूजन क्या रहता है? कभी कभी लोग क्या कहते हैं जो है क ख ग घ, फिर जो है टॉ ठो ढोढो भी कह देते हैं, या फिर दिक्कत में सिस्टमेटिक ढंग से उनको नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है? पहले क वर्ग याद कीजिए, वर्गों के हिसाब से वर्गीकृत कीजिए। तो क वर्ग में 5 वर्ण जो है आते हैं, का खा गा घा ड़ा। ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरा होता है च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ न। ऐसे ही फिर ट वर्ग होता है, ट ठो ड ढ न। और इनमें जो है 2 क्या होते हैं? आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। इनको आप द्विगुण व्यंजन कहते हैं। दो ड और ये ढ होते हैं, ये होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं व्यंजनों में। ठीक है। तो ड और ढ क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो वर्ग देखो, त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। फिर आता है आपका अंतःस्थ। ठीक है। अंतःस्थ मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था इनके बारे में, तो आप देख लेना कि अंतःस्थ होते क्या हैं। 4 वर्ण इसके अंदर आते हैं, य र ल और व। ऐसे ही ऊष्म अगले होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों में जो है आपके 100 श श 3 श होते हैं हमारे, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। तो ये 3 श आते हैं और इसके साथ ह आता है। ठीक है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि जिनको जो व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो छ, त्र, ज्ञ और एक श्र, ये क्या होते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। छ को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आधा क और श। ठीक है। मूर्धन्य श, इसे कहते हैं मूर्धन्य श। और ऐसे ही त्र को पूरा करने के लिए आपको आधा त और र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ज्ञ को करने के लिए ज और न्य की जरूरत पड़ेगी। श्र को करने के लिए तालव्य श और र की। ठीक हो गया। तो कभी कभी आपका क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क के बाद ख वर्ण आता है। तो ख वर्ण नहीं आता, बल्कि क्या आता है? छ वर्ण आता है, क्योंकि ये बन रहा है इससे। क के बाद, आधे क के बाद छ। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है आपको व्यंजन याद करने का। तो आज हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे पिछले हमने स्वरों का वर्गीकरण पर बात की थी, तो आज हम लोग बात करते हैं किस पर? आपका व्यंजनों के वर्गीकरण पर। ठीक हो गया।
तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है स्वरों का, व्यंजनों का, वो होता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि जब हम लोग किसी व्यंजन को बोलते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमारी स्पर्श हो रही हैं, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वही होते हैं क्या, आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक हो गया। तो एक इसमें एक आपका क्रम चलता है, मैं आपको उस क्रम के बारे में बता देता हूं। तो वो क्रम होता है सबसे पहले तो कंठ्य का, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनमें क्या लगता है, कंठ लगता है हमारा। और दूसरा है तालव्य, ठीक हो गया, तालव्य। तीसरी चीज क्या होती है हमारी, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य यानी कि हमारे जो मुंह है, मुंह के पिछले हिस्से का ऊपर वाला भाग जब हमारा स्पर्श होता है व्यंजन बोलने में तो वो होता है मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद आता है दंत्य, ठीक है, यानी कि दांतों का इसमें रोल रहता है। ओष्ठ यानी कि होंठों का रहता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में इतने प्रकार की क्या आते हैं, हमारे चीजें आती हैं जो स्पर्श होती है, हम जो व्यंजन हम लोग बोलते हैं, ठीक हो गया। तो स्पर्श व्यंजन है, इसमें हवा का भी जो है कहीं ना कहीं रोल रहता है। जैसे प्राणत्व के आधार पर मैंने आपसे बात की थी, जब हम लोग स्वरों के बारे में बोल रहे थे, प्राणत्व के आधार पर, यानी कि जो प्राण इनकी हवा जो होती है, हवा कितनी निकलती है, अल्प मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर भी मैंने आपको पिछले बार स्वरों का वर्गीकरण बताया था। तो ये चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंठ स्वर में, या तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर या दंत स्वर, ओष्ठ स्वर, इसमें जो है आपके क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो कंठ हम व्यंजनों को बोलते हैं, तो इनमें क्या क्या चीज़ें हमारी लगती हैं, ठीक हो गया। तो जो कंठ में आता है, जैसे हम लोग बात करते हैं क वर्ग की, ठीक है, आपने वर्गों को याद कर लिया होगा, वर्गों को याद कर लिया होगा, तो मैंने तभी यहाँ जो है वर्ग लिख रखे हैं। जो क वर्ग होता है, क वर्ग में जो है आपके सारे कंठ व्यंजन आएंगे, ठीक है। जब हम क वर्ग के उच्चारण करेंगे, जो क वर्ग में जो भी चीज जो व्यंजन आते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक हो गया। उनमें क्या लगता है, कंठ का कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है चौ वर्ग जो होता है, चौ वर्ग होता है वो होता है तालव्य का, ठीक है, मैंने सिस्टम से लिख रखा है क वर्ग कंठ में, ठीक है, और जो चौ वर्ग होता है वो तालव्य क्या होता है, ठीक है। तो टौ वर्ग होता है वो होता है मूर्धन्य का, ठीक है, और जो तौ वर्ग होता है वो दंत्य का हो गया, ठीक है, और जो पौ वर्ग हो गया वो ओष्ठ का हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो इसके बाद एक छोटा सा हम चार्ट देखेंगे इसमें, और तो उससे पहले हम लोग बात किसी दूसरी चीज पर बात करते हैं जो आगे इस चार्ट में आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो वो चीज है, एक तो होता है हमारा घोषत्व के आधार पर, जो दूसरी चीज है, पहला तो स्पर्श के आधार पर और दूसरा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर हमारे कुछ व्यंजन होते हैं। अब ये घोषत्व होता क्या है, ठीक है। जो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, जो स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें जो है ध्वनि का कंपन क्या कहलाता है, घोषत्व कहलाता है, ठीक हो गया। तो एक तो होता है इसमें घोषत्व में क्या होता है, एक तो होता है घोष, ठीक है, और एक होता है अघोष। दो चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। एक क्या आता है, घोष आता है, और दूसरा क्या आता है, अघोष आता है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अघोष क्या हुआ, मैंने कहा कि घोषत्व क्या होता है, सबसे पहले तो स्वर तंत्रियों में जो है क्या होता है, कंपन होती है स्वर तंत्रियों में, तो वो तो हो गए घोषत्व। अब जो है अघोष होता है जिसमें अ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन,
ठीक है। जहां पर जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और जिनमें कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो अघोष में आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, अघोष में, सॉरी, अघोष में आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, फर्स्ट नंबर का, ठीक है, और दूसरा, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है? क और ख, क और ख। ऐसे ही चौ वर्ग में पहला क्या है? च और छ। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो होता है अघोष व्यंजन। ठीक है, इतना याद रखना, फॉर्मूले से आप लोग चलना। तो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, यानी कि जो व्यंजन होता है, वो अघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक हो गया, समझ में आ रही होगी आपकी बात। तो हर वर्ग का तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या कहलाता है? घोष व्यंजन कहलाता है। अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं क वर्ग की, क, ख, ग, घ और ड़, मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक वर्ग को आप 5 चीजों में बांट दें। ठीक है, 5-5 करके आप डिवाइड कर लें। तो क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? आपके 5 वर्ण आते हैं। तो क और ख, क और ख वर्ग जो है, वर्ण जो है आपका क्या होगा? क और ख अघोष वर्ण होगा। ठीक है, ये होगा क्या आपका? अघोष होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, और ग, घ, ड़ जो 3 आ गए, ये क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं घोष। क अगर मैं बात करूं तो क, ख, ग, क, ख कहूं तो कहीं ना कहीं जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनमें कंपन नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं ग, घ, ड़ कहूं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो स्वर तंत्रियां होती हैं उसमें कंपन होती है। चौ, छो कहेंगे, सिंपल सा लग रहा है, लेकिन छो, जो, झो कहूंगा तो कहीं ना कहीं कंपन जैसी होती है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप प्रैक्टिकल भी कर लेना ताकि आपको समझ में आ सके। तो यही होते हैं। और दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर मैंने अभी आपसे कुछ सेकंड पहले आपसे कहा था कि प्राणत्व क्या होता है। ठीक है, हवाओं का चलन। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अगली बार मैं इसमें जो है आगे जो है जो चार्ट बनाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो प्राणत्व क्या हुआ? प्राणत्व का मतलब होता है वायु से है। ठीक है, प्राणत्व यानी कि वायु से है, हवा से है। ठीक है, तो हवाओं का जो है जब हम क्या करते हैं, कितनी निकल रही है, अल्प मात्रा में निकल रही है, दीर्घ मात्रा में निकल रही है, उस हिसाब से जो है क्या होता है आपका प्राणत्व के आधार पर भी कुछ व्यंजन होते हैं। इनमें जो है 2 चीजें आती हैं, एक तो होती है अल्प प्राण। ठीक है, एक क्या होती है? अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, एक होती है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक हो गया, तो अल्प प्राण में क्या होता है आपका, जो मुख से जो वायु निकलती है वो अल्प मात्रा में निकलती है। ठीक है, कम मात्रा में निकलती है, वो होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, तो जो है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण। ठीक है, वो क्या होता है? अल्प प्राण में आता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन या वर्ण। ठीक हो गया, तो हर वर्ग का ये याद रखना आप लोग, 1, 3 और 5, 1, 3, 5 क्या होता है आपका? अल्प प्राण में आता है हर वर्ग के जब हम लोग व्यंजनों की बात करते हैं। ठीक है, और महाप्राण क्या हुआ? महाप्राण होता है आपका जिनमें जो है वायु अधिक निकलती है। ठीक है, जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा। अब 5, एक वर्ग में अगर 5 वर्ण हो रहे हैं तो 1, 3, 5 आ गए, तो बचे कौन कौन? 2 और 4 बचे। तो 2 और 4 क्या होते हैं? महाप्राण के अंदर ये लोग आते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा
जानकारी थी व्यंजनों के बारे में जो आपको पता नहीं भी होगी, किसी को पता भी होगी, कोई किसी को विस्तृत रूप से पता नहीं होगी। तो ये चीजें हैं, तो इसको कहीं ना कहीं ये आता है आपका अल्प प्राण। आपके 4 ऑप्शन दे रहेंगे, 4 व्यंजन दे रहेंगे, उन्हें बताया होगा कि भाई अल्प प्राण बताइए कौन सा होता है, या महाप्राण कौन सा होता है, ठीक है, या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसके बाद हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे ताकि आपको पूरा जो जितने भी वर्ग हमारे होते हैं वो उन वर्गों के बारे में आपको पता चले कि ये वर्ग किसमें आते हैं। प्राणत्व के आधार पर जो अल्प प्राण और महाप्राण है, और घोषत्व के आधार पर जो अघोष और घोष दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और तीसरा स्पर्श के आधार पर जो मैंने आपको बताया कंठ, उष्ण, ये चीज़ें आपको इस चार्ट के दौरान समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद देखना कि जो मैं आपके चार्ट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ इस चार्ट में आपको सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले देखो वर्ग, उच्चारण स्थान, अघोष या अल्प प्राण क्या है, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, नासिक्य। ठीक हो गया। तो देखो जो मैंने आपको वर्ग बताए थे, मैंने कहा था कि आपको अगर आप वर्ण याद करते हैं तो वर्गों के हिसाब से याद कीजिए, क वर्ग या फिर चा वर्ग, टा वर्ग, इस प्रकार से। तो एक चीज और बताई थी कि जो वर्ग होते हैं उनमें अगर क वर्ग अगर हम बात करते हैं तो पूरा क वर्ग क्या होता है, कंठ होता है। यानी कि अगर हम क वर्ग को जो है पूरा पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसका यूज होता है, कंठ का यूज होता है। ठीक है। दूसरा होता है जो दूसरा वर्ण है हमारा, जो दूसरा वर्ग है वो होता है तालव्य में। ठीक है। तो उच्चारण स्थान क्या होगा, इसमें तो कंठ होगा। ठीक है, कंठ होगा जो हमारा वर्ग है पहला वाला। और इसमें जो है क्या होता है, मैंने कहा था कि जो पहला वर्ण होता है, जो पहला वर्ण होता है क, वो क्या होता है, अघोष होता है। घोषत्व के आधार पर अघोष हुआ और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण हुआ। ठीक है। और जो दूसरा होता है ख वर्ग, वो क्या होता है, वो भी अघोष होता है लेकिन प्राणत्व के आधार पर महाप्राण होता है। ठीक है। तीसरा वर्ण क्या होता है, ग, सघोष हुआ और अल्प प्राण हुआ। ठीक है। फिर घ क्या हुआ, सघोष हुआ, महाप्राण हुआ। सघोष अल्प प्राण जो होगा अगला वर्ण होता है वो क्या होता है, सघोष है और अल्प प्राण है। और साथ में नासिक्य में भी आते हैं ये। ठीक है। तो जो प्रत्येक पांचवा वर्ण होता है, एक चीज याद रखना, जो प्रत्येक पांचवा वर्ण होता है हर प्रत्येक वर्ग का, वो नासिक्य भी होता है। यानी कि उनको बोलने के लिए हम लोग नाक से भी आप जो है कुछ श्वास जो है बाहर निकलते, जैसे न्यो कहते हैं, लो कहते हैं, ठीक है, या फिर मौ कहते हैं, नौ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं नाक से भी जो है क्या होती है, हवा बाहर निकलती है। तो नासिक्य व्यंजन भी इन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो तालव्य क्या हुआ, ताल यानी कि हमारा जो मुंह है, मुंह के ऊपर का ताल जो होती है, ये वाली भाग, तो ये जो है क्या होता है, तालव्य के अंदर ये लोग आते हैं। तालु में जो है इसका प्रयोग होता है, तालु में इसको मतलब थोड़ा सा असर होता है ताल में। ठीक है। तो दो तालव्य वर्ग होता है, वो उसमें क्या आते हैं, जो दूसरा वर्ग होता है हमारा, यानी कि चौ वर्ग जो होता है, वो चीजें इसमें आती हैं, च, छ, ज, झ, नो। ठीक हो गया। तो चौ क्या है, अघोष है, अल्प प्राण है। अघोष महाप्राण में छ आता है। और जो है सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। और झ जो है वो क्या है, सघोष है और महाप्राण है। ठीक है। और जो न्यो होता है वो क्या है, सघोष है, अल्प प्राण है और साथ में नासिक्य भी है। तीसरा जो होता है वो है मूर्धन्य। ठीक है। मूर्धन्य वर्ग है, इसमें मूर्धा का प्रयोग होता है। मूर्धा, मूर्धा नहीं, मूर्धा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो तालु है ऊपर साइड की, इसका पिछला भाग जो होता है वो प्रयोग में लाया जाता है इन व्यंजनों को बोलने के लिए। तो जो मूर्धन्य जो वर्ग होता है उसमें टो, ठो, डो, ढो और नो, ये चीजें आती हैं। ठीक है। अगर मैं अघोष की बात करता हूं तो अघोष वर्ण में जो है आपके टो और ठो, ये दोनों आते हैं। अगर सघोष में करेंगे तो डो, ढो और न्यो जो है किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण में जो है कौन कौन से आते हैं, अल्प प्राण में आपके टो और डो आते हैं। महाप्राण में आते हैं आपके ठो और डो। ठीक हो गया, क्लियर हो गया होगा। और जो तीसरा होता है दंत, यानी कि दांतों के प्रयोग के आधार पर।
ठीक है, दंत्य में होता है। तो दंत्य में क्या होता है, अगला जो वर्ग होता है हमारा, कौन सा वर्ग, तौ वर्ग। ठीक है, तौ वर्ग क्या होता है, दंत्य, सारे जो व्यंजन है वो दंत्य में आते हैं। ठीक है, तो, थो, दो, धौ और नौ। ठीक है, इसमें भी वही है, अघोष में जो है आपके तौ और थौ आते हैं और सघोष में आपके दो, धौ और नौ आते हैं। ठीक है, अगर प्राणत्व के आधार पर बात करें तो प्राणत्व अल्प प्राण में जो है आपके तौ आता है, अल्प प्राण में आपका दो आता है, अल्प प्राण में आपका नौ आता है। ठीक है, महाप्राण में जो है आपका थौ आता है और धौ आता है। नासिक में आपका अगला जो पांचवा वर्ण होता है वो आता है। अंतिम है ओष्ठ यानी कि होंठ। होंठ प्रयोग में लाए जाते हैं इसमें। जो अगला जो है हमारा क्या होता है, यानी कि आपका अगला वर्ण पौ वर्ग। पौ वर्ग में आपका क्या आते हैं, सारे दंत्य में आते हैं, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये क्या होते हैं, ओष्ठ के अंदर आते हैं, ओष्ठ वर्ग में आते हैं। ठीक है, और वही चीज है, उच्चारण का स्थान होठों पर होता है। और अघोष की बात करें तो प और फ अघोष वर्ण है। ठीक है, और अगले के व, भ और म क्या है आपके सघोष में आते हैं। प्राणत्व के आधार पर जो है अल्प प्राण में आपके प और व आते हैं, महाप्राण में आपके फ और भ आते हैं, और म भी आपका अल्प प्राण में आता है और म नासिक में भी आता है। तो ये जो है जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप लोग याद कर लें, क्योंकि जो है कभी कभी आपका आ जाता है इनमें से कोई भी वर्ण आ जाएगा और आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें से, जैसे सपोज करो कई वर्ग है, कौन सा वर्ग है, सघोष वर्ण है या फिर अघोष है, या प्राणत्व के आधार पर बताएंगे तो अल्प प्राण है, महाप्राण है, क्या जो है। स्पर्श के आधार पर भी आ जाता है कि कौन से जो है उच्चारण स्थान पर ये आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा जरूर होगा। तो अधिक जो है आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, कमेंट के माध्यम से अपनी अपना जो भी संदेह है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर जरूर कीजिए और अन्य लोगों को पढ़ाई के इस रूप में जरूर जोड़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।